आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो आजकल अभी ऐसे पेशेंट हमारे प्रैक्टिस में आते ही हैं वह मैं बताने के लिए आया हूँ। जब हमारे पास पेशेंट एनोरेक्टल फिस्टुला के आते हैं तो आयुर्वेद में उसको, क्योंकि आयुर्वेद में ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि केवल हम लोग क्षार सूत्र करेंगे, क्षार करेंगे, लेकिन आयुर्वेद में कुछ काय चिकित्सा, मतलब कुछ मेडिसिन देके भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो इसी को मैं विस्तार से आप लोग के सामने, ये अपना जितना भी स्टडी है और जो मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया, सब मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। यह जो मेरा आज का लेक्चर है ये जरूर आप लोगों को उपयोगी साबित होगा, ऐसा मैं समझ के आगे मैं बढ़ता हूँ। तो एनोरेक्टल फिस्टुला जो रहता है उसके बारे में थोड़ा सा मॉडर्न का व्यू देखेंगे और उसके बाद में मैं पूरा आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है ये क्या है क्या नहीं है और आयुर्वेद कैसे देखता है एनोरेक्टल फिस्टुला को और उसको कैसे चिकित्सा करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। तो एन एनोरेक्टल फिस्टुला इज एन एबनॉर्मल चैनल from the anus or rectum, usually to the skin near the anus but occasionally to other organ such as vagina। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि ये एक तरह का चैनल होता है, एक रास्ता खुल जाता है जो एनस से शुरू होता है या रेक्टम से शुरू होता है और वह स्किन तक जाता है, मतलब बाह्य त्वचा तक जाता है। और ये कभी कभी ये एनोरेक्टल फिस्टुला होता है, इसका ओपनिंग कभी कभी वजाइना तक हो जाता है या यूरिनरी ब्लैडर तक हो जाता है। तो इसके वजह से अगर वहाँ पे गर्भाशय का जो स्त्राव है वह कभी कभी आने लगता है फिस्टुला से, कभी कभी पस फॉर्मेशन होने लगता है, कभी कभी यूरिन आने लगता है, कभी कभी स्टूल आने लगता है। जो भी ओपनिंग, जहां पर जो भी फिस्टुला का चैनल जहां से आ रहा है वहां पे वो भाव पदार्थों को निकालने लगता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, तो एनोरेक्टल फिस्टुला में भी पेनफुल और में डिस्चार्ज पस, मतलब वहां पे पस फॉर्मेशन होगा और बहुत ज्यादा ये पेन करता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये ओपनिंग हो जाती है। मेरे पास एक रिक्शा वाले आए थे, उनको 6 ओपनिंग था, मतलब ये भगंदर जो बोलते हैं ना, 6 उनके ओपनिंग थे गुद भाग के चारों ओर। और उनका जब मैंने हिस्ट्री लिया तो रात्रि जागरण करना और उन वो पहले ना कॉल सेंटर में कैब ड्राइवर थे। तो केवल दिन में उनको पूरा 24 घंटे में केवल 4 घंटे ही सोने को मिलता था। और दूसरा उनका तेल मिर्ची मसाला, वड़ा पाव खाना बाहर का, और अल्कोहल पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू गुटखा खाना, ये सारे अहेतु, जो मतलब हेतु ऐसे मिले जो शरीर को नुकसान करने वाले थे। और वेगों का धारण करना, मतलब मल वेग आया है लेकिन ड्राइविंग करना है, वो पिकअप करना है और ड्रॉप करना है बहुत सारे लोगों को। और आईटी में ही उनका सब चल रहा था। बाद में उनको इतना तकलीफ होने लगा रात्रि जागरण से, तो उन्होंने रिक्शा लिया और जब वो मेरे पास आए तो रिक्शा चलाते थे, लेकिन उसमें भी वेगों का धारण करना तो था ही उनका। मलावस्तंभ था और बहुत ज्यादा अग्निमांद्य था। तो उनको 6 ओपनिंग था। उन्होंने क्षार सूत्र बहुत बार कराया तब भी वो ओपनिंग हो ही रहा था, और उसी तरह से सर्जरी भी उन्होंने कराया लेकिन वो तब भी बार बार हो रहा था। तो वो मेरे पास है, मेरा नाम सुन के आए, तो मैंने उनको कहा कि मैंने उनको संप्राप्ति बताया कि ये आपका अग्निमंद है, भूख लगती नहीं है लेकिन आप तब भी खाते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, बॉडी में ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसीलिए, और जब भी आप स्टूल पास करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रवाहन करते हैं, और इसके वजह से क्या हो रहा है कि पूरा ना अंदर ही अंदर एक रास्ता खुल गया है और इसके वजह से ये हो रहा है। तो वो बोले कि अब मैंने क्षार सूत्र तो करा दिया, तो अब मैं क्या करूं। मैंने कहा मैं मेडिसिन से ठीक कर दूंगा, और जो चिकित्सा मैंने दिया वो मैं आप लोग से शेयर करने के लिए आया हूँ। इसी तरह से अगर ये एनोरेक्टल फिस्टुला होता है तो एक प्रोब होता है, एक ऐसा यंत्र होता है, वो प्रोब जिसको हम एशनी यंत्र बोलते हैं, अपने वाग्भट में भी बताया, श्रुत में भी बताया। ये प्रोब डालते हैं और उससे उसका डेप्थ कितना है और उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, ये हम लोग इन्वेस्टिगेट करके पता लगाते हैं, मैनुअली भी हो जाता है। इसी तरह से डायग्नोसिस और करना होता है, तो जो सर्जन वगैरह होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि प्रोक्टोस्कोप डालते हैं रेक्टम में, और उसके वजह से प्रोक्टोस्कोप डाल के और फिर प्रोब डाल के फिर वो देखते हैं कि कितना उसका डेप्थ है और कितना कैसा डायरेक्शन में वो है, चैनल कितना ओपनिंग अंदर तक हो गया है। ये फिर डायग्नोस्टिक टूल हो जाता है, टेक्निक। इसी तरह से सिग्मोइडोस्कोप जो रहता है, सिग्मोइड कोलोन का जो स्कोप, सिग्मेडोस्कोप जो रहता है, उससे हमें कभी कभी कैंसर है क्या, क्रॉन्स डिजीज है क्या, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है वहां पे सिग्मेट कोलोन में, वह भी हमें पता चल जाता है। तो सिग्मेटोस्कोप का प्रयोग करके पता चलता है। जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर का नोट से मैं बता रहा हूँ। अभी मैं क्योंकि मेरे सर जो है ना उन्होंने इस पे बहुत अच्छा काम किया है,
वो भले काय चिकित्सक है लेकिन उन्होंने मेडिसिन से ये एनोरेक्टल फिस्टुला को ठीक किया है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। बाकी और सर्जन लोग तो, हमें क्या है कि चरक संहिता में बहुत जगह लिखा है कि जब हम लोग मेडिसिन दे रहे हैं और ठीक नहीं हो रहा है तब धन्वंतराणाधिकार, मतलब फिर धन्वंतरी संप्रदाय के लोगों के पास उनको भेजना चाहिए, वह उनका अधिकार है। लेकिन काय चिकित्सक के रूप में हम लोग कितना इसको डायग्नोज कर सकते हैं, कितना हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वह सब मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। तो इसको ना भगुंदर बोलते हैं आयुर्वेद में, क्योंकि भग भाग में हो जाता है और अंदर ही अंदर इसका ना ओपनिंग हो जाता है। तो इसके बारे में अगर हम लोग ये योग रत्नाकर नाम के ग्रंथ में देखते हैं, उसमें क्या बताया, मैं ये पहले योग रत्नाकर का कुछ बताऊंगा, उसके बाद में अपने सर का मैं कुछ फॉर्मुलेशन बताऊंगा जो आप लोग भी एज ए काय चिकित्सक जब आप लोग देंगे तो आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो भगंदर निदानम के बारे में योग रत्नाकर कार ने क्या लिखा है कि भगंधरस्य सामान्य रूपम गुदस्य द्वयंगुले क्षेत्रे पार्श्वतः पिटिका आर्तिकृत भिन्ना भगंधरो गया स च पंचविधो मतः। इसका मतलब यह है कि भग मतलब गुदा के 2 अंगुल अंदर तक एक पीड़िका होती है अंदर ही अंदर, और वेदना उत्पन्न करती है, और वह वेदना करके वो पीड़िका जब फूट जाती है और फूटने के बाद जैसे ही वो फूटती है उस व्याधि को हम भगंदर बोल देते हैं। और यह भग प्रदेश का विदारण करती है, अंदर ही अंदर क्रैक हो जाता है, फट जाता है, विदारण कर देता है, इसीलिए भग प्रदेश का विदारण ऐसा करने वाला भगंदर यह व्याधि बोलते हैं। यह भग शब्द है, यह गुदा या बस्ती को बोलते हैं हम लोग। तो वो पूरा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि भगास्ती क्या होता है, मतलब वहां के बोन को भगास्ती भी बोलते हैं उस एरिया के। लेकिन ना यहाँ पर अभी भगंदर व्याधि पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। तो भग में विदारण जब हो जाता है, अंदर ही अंदर कोई एक रास्ता खुल जाता है, उसको भगंदर बोलते हैं। यह सर्व सामान्य भाषा में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यह भगंदर जो है अपने ग्रंथकारों ने 5 प्रकार का बताया है। भगंदर का संख्या संप्राप्ति ऐसा है कि वात पित्त कफ स्त्रेधा चतुर्ध सन्निपाततः उन्मार्ग पंचदा पंचमः स्याद एवं पंचविधो मतः। मतलब ये वातज पित्तज कफज सन्निपातज और उन्मार्गज, ये 5 टाइप का भगंदर हमारे योग रत्नाकर ग्रंथ में बताया है। इसी तरह से भगंदर जब होने वाला है, स्थान ख वैगुण्यता मिलकर जब स्थान संशय शुरू हो रहा है तब क्या अवस्था होती है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो संचयम प्रकोपम प्रसरम स्थान संशयम व्यक्ति भेदम, ऐसा जो षट क्रियाकाल सुश्रुताचार्य जी ने बताया, तो उसी को आधार मानते हुए जब संचय होता है, फिर प्रकोप होता है, प्रसर होता है और स्थान संशय की अवस्था होती है, ख वैगुण्यता मिलने के बाद एक जगह पे दोष इकट्ठा होने लगते हैं। जब दोष इकट्ठा होते हैं तो पूर्व रूप की अवस्था शुरू हो जाती है। तो उसमें ऐसा बता रहे हैं कि कटि कपाल निस्तोद दाह कंडु रुजादय भवन्ति पूर्व रूपाणी भविष्यन्ति भगंदरे। मतलब भगंदर रोग होने के पहले कमर में बहुत ज्यादा वेदना होती है, क्योंकि अपान वायु का क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से अपान जो है वो विगुणित हो गया है, वहां पे प्रतिलोमित हो गया है। तो इसीलिए जो वायु प्रतिलोमित हो रहा है, अब इसमें हेतु यही बताया जाता है कि वेगों का अवरोध करना, फिर रुक्ष पदार्थों का सेवन करना, किसी ना किसी तरह से अपान वायु जो है वह ज्यादा मतलब विकृत हो रही है और वह पास नहीं हो पा रही, बाहर नहीं निकल पा रही है। अपान का कार्य क्या है कि वह मल मूत्र और सभी जो ये जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने का कार्य अपान वायु करती है। किसी न किसी कारण से अपान वायु नहीं निकल पा रही है और वो प्रतिलोमित हो रही है, उल्टे डायरेक्शन में जा रही है, तो कमर में दर्द होने लगता है, फिर कपाल में, वह सिर में भी जाती है, कपाल में जाती है और सुई चुभोने की तरह वेदना होती है, सर दर्द बहुत ज्यादा होता है, गुदा में दाह होता है। अब यहाँ पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट है, वात पित्त कफ ये तीनों से भगंदर होता है, लेकिन जिस दोष का डोमिनेंस होगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे गुद दाह मतलब बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होने लगता है, खुजली होने लगता है, कफ का इन्वॉल्वमेंट है इसलिए खुजली बहुत ज्यादा होता है गुद एरिया में। और इसी तरह से वेदना, मतलब ये वायु की वजह से पेन बहुत ज्यादा होता है, कमर में पेन होता है, वंक्षण में पेन होता है, पूरा मतलब अपान क्षेत्र में बहुत ज्यादा वेदना, दाह और खुजली होने लगता है। तो ये जब होने लग रहा है तो इसका मतलब ये पूर्व रूपावस्था है। और पेशेंट ये बोलता है कि अग्निमंद है, भूख नहीं लग रही है और वह जबरदस्ती मल त्याग करता है। यही आगे जाके संप्राप्ति ऐसे बनती है कि वहां की त्वचा, रक्त, मांस, मेद धातु ये सब सड़ने लगता है और वहां पे सड़ के पूरी उत्पत्ति होती है और एक चैनल फॉर्मेशन हो जाता है। और ये एक दिन की बात नहीं है, इसको बहुत टाइम लगता है, किसी किसी को 6-6 महीना लगता है, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लगता है, लेकिन ये ओपनिंग शुरू हो जाता है। और अगर वो बाहर ओपनिंग हो जाए वहां पे भगंदर में, फिस्टुला में, तो वहां से पस फॉर्मेशन होने लगता है और बहुत ज्यादा चिपचिपा चिपचिपा ऐसा आने लगता है। डॉक्टर्स लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं, बहुत सारा वो पाउडर वगैरह देते हैं एलोपैथी का, लेकिन उससे वो ठीक नहीं होता है। तो
तो फिर वो क्षार सूत्र कराते हैं। क्षार सूत्र का बहुत ज्यादा प्रचलन है, क्षार सूत्र कराते हैं, या फिर वो लोग ना सर्जरी करा देते हैं, मॉडर्न सर्जरी कराते हैं। लेकिन सर्जरी कराना एक तरह से भगंदर का ओपनिंग करने जैसा ही हो गया वहां पे, क्योंकि काट रहे हैं पीट रहे हैं, तो एक तरह से नया ओपनिंग तैयार कर रहे हैं। तो ये मतलब मेरे पर्सनल व्यू से, या मेरे गुरुजी ने ऐसा बोला है कि ये सर्जरी कराना तो ज्यादा अच्छा नहीं है, क्षार सूत्र अच्छा है। क्षार सूत्र में हम लोग क्षार बांध देते हैं और जो भी सड़न वाला भाग है वो काट के गिर जाता है। लेकिन हम लोग काय चिकित्सक हैं, हम लोग के पास अगर वो सब क्षार सूत्र करने का नहीं आता है, तो काय चिकित्सा में इसको क्या बताएं वो मैं आप लोग, पहले तो हमें यही देखना है कि प्रिवेंशन कैसे कर सके, और हम लोग मेडिसिनल इंटरवेंशन से कैसे भगंदर को ठीक कर सके, और वो सेफ भी है। क्षार सूत्र में बहुत सारे ये असेप्टिक प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, और उसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है। तो क्षार सूत्र का अपना महत्व है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, उसका महत्व है। लेकिन काय चिकित्सा में किस तरह से इसको ठीक किया जाता है वह मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए आया हूँ। तो इसमें बता रहे हैं कि वातिक भगंदर से लक्षणम, जो वायु से डोमिनेंट ऐसा भगंदर होता है, एनोरेक्टल फिस्टुला जो रहता है। अब इसमें देखिए एनस में रेक्टल में फिस्टुला हो गया है, एनोरेक्टल फिस्टुला, एक ऐसे अंदर ही अंदर सुरंग टाइप एक ना ओपनिंग अंदर से शुरू हो गया है। तो इसको अगर बात का इन्वॉल्वमेंट है तो क्या होगा, कषाय रुक्षरति कोपितो अनिलस्वपान देशे पिटिकाम करोति सा उत्प्रेक्षणात् पाक मुपैति दारुणम रुजा च भिन्नारुण फेन वाहिनी तत्रागमो मूत्रपुरीश्रेतसाम वर्णानेके शतपोनकम वदेत। जो वातिक टाइप का भगंदर होता है इसको शतपोनक बोला है। आप सभी लोगों ने पढ़ा है सर्जरी की बुक में या माधव निदान में पढ़ा है, इसी को मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ताकि वो फिर से याद आ जाए, और जब भी आपके पास पेशेंट है तो आपको ये वात टाइप का शतपोनक इस तरह का भगंदर याद आ जाए। तो इसमें ऐसे बता रहे हैं कि अगर जो भी मनुष्य मिथ्या आहार विहार करता है उसमें खासकर कषाय प्रधान रसात्मक बहुत कसैले चीजें बहुत ज्यादा खाता है, उसी तरह से रुक्ष द्रव्यों का सेवन ज्यादा करता है। अपने जो जड़ी बूटियां हैं वह भी अगर बहुत कंटिन्यू आपने चूर्ण कल्पना या क्वाथ कल्पना कंटिन्यू दिया तो भगंदर के पेशेंट वो जरूर बन जाते हैं। इसी तरह से पतंजलि योगपीठ ने जो बनाया ना, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं इसका कोई भी चीज का अति योग के से क्या हो जाता है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट है, जब बाबा रामदेव जी ने ये निकाल, मैं बाबा रामदेव पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ या उनके दवाई पे नहीं बोल रहा हूँ, जो मेडिसिन लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन लिया उसका मैं बता रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने एलोवेरा जूस का पीना शुरू कर दिया, जिसमें कुमारी है, और कुमारी के बारे में बोला है कि वो भेदन कार्य करती है। तो लोगों ने क्या किया, जब वो लॉन्च हुआ तो उसके 4-5 साल बहुत ज्यादा सुबह दोपहर शाम सुबह दोपहर शाम जो एलोवेरा जूस है वो कंटिन्यू पीने लगे। तो उससे क्या हुआ कि वायु का रुक्ष गुण बढ़ गया। जितना भी क्वाथ कल्पना है अपने चूर्ण कल्पना है ये कषाय रसात्मक रहते हैं और रुक्ष बहुत ज्यादा रहते हैं। और ये क्या रहता है, लोगों ने एलोवेरा जूस लेने का क्या क्यों सोचा कि इसको लेने से पेट साफ होगा रोज का रोज, और रात को दिन भर कैसे भी उल्टा पुल्टा खाएंगे, जानवर की तरह खाना है, और फिर एलोवेरा जूस लेंगे, सुबह पेट साफ होना चाहिए, ऐसा सोच के लिया गया। लेकिन इससे बहुत सारे लोगों को भगंदर हो गया, ऐसा बहुत जगह पाया गया। तो इसी तरह से अब क्या है कि रुक्ष पदार्थों का सेवन करें, कषाय प्रधान द्रव्यों का सेवन करें, तो इससे वायु जो अपान वायु है उसमें रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वह गुदा के स्थान पर एक पीड़िका उत्पन्न करता है वायु के साथ। और वायु है तो वो पित्त और कफ को भी लेके जाएगा, क्योंकि साहचर्य धर्म निभाना है। तो वो एक पीड़िका ऐसे अंदर ही अंदर फोड़ा टाइप तैयार कर देता है। और वो पीड़िका जो है अगर उसकी चिकित्सा नहीं किया गया, पेशेंट को कुछ ना कुछ फील होता है गुद भाग में कि मेरे को कुछ ना कुछ तो ऐसे घाव टाइप हो गया है, लेकिन उसकी उपेक्षा अगर कर दिया गया तो वह पक जाता है। हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना कि कोई भी व्रण शोथ या व्रण की या विद्रधि की आमावस्था, पच्यमानावस्था और पक्वावस्था रहता है। तो इसमें वो पक जाता है, पक्वावस्था आ जाता है, और फिर क्या होता है कि उसमें बहुत भयंकर पीड़ा होती है, एक अंदर ही अंदर घाव हो जाता है और बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। और पकने पर उसमें जो स्त्राव जो निकलता है इंटरनली भी निकल सकता है या एक्सटर्नली भी निकल सकता है। तो उसमें जो स्त्राव होता है वो अरुण वर्ण का होता है, रेडिश टाइप होता है, झाग युक्त फेन युक्त स्त्राव होने लगता है। और उससे क्या क्या होता है, कभी कभी ओपनिंग इतना बाहर आ जाता है कि उससे मूत्र निकलने लगता है, पुरीश निकलने लगता है, शुक्र भी निकलने लगता है। मतलब जो अपना सेमिनल वेसिकल ये जो है ना शुक्र वाहिनी नाड़ियां वहां से शुक्र का स्त्राव होने लगता है। कभी कभी उसका ओपनिंग प्रोस्टेट के ग्लैंड तक होता है, तो वहां से भी वो ओपनिंग से भगंदर से फिस्टुला से वो स्त्राव निकल लगता है। और इतना बेकार लगता है ना, इतना बेकार कि पेशेंट जो रहता है वह अपना मतलब उसको इतना शर्म आता है कि वो बता भी नहीं पाता है कि उसको इतना, और उसकी पैंट ज्यादातर गीली रहती है,
मेरे पास जो पेशेंट है ना, मैंने जो बोला कि 6-6 ओपनिंग था, उनका पैंट हमेशा ही गीला रहता था, पीछे से लग रहा था कि उन्होंने पॉटी किया है, लेकिन उन्होंने किया नहीं था, वो भगंदर का स्त्राव निकल रहा था। इसी तरह से झाग युक्त निकलता है और बहुत सारे व्रण हो जाते हैं, कभी कभी इसमें 100 तक व्रण छोटे छोटे हो जाते हैं, इसलिए इसको शतपोनक नाम का भगंदर कहा गया है। ये आचार्य लोगों ने कितना एनालिसिस किया है कि ये भगंदर ऐसा हो जाता है। कुछ आचार्य ऐसा भी मानते हैं कि पहले के लोग ना नदी के किनारे मल त्याग करते थे, तो नदी के किनारे करने की वजह से वो लोग क्या करते थे, बालू में मिट्टी और पत्थर कंकड़ कांटे, इसका जो पानी बहता हुआ आ रहा था, उससे अपना गुद भाग को साफ करते थे। नदी के किनारे या नहर के किनारे ऐसे जगहों पे जब वो पॉटी करके पेट साफ करते थे, तो पहले तो परंपरा थी कि लोटा लेके बाहर जाना है, ऐसा परंपरा थी। तो इसकी वजह से वहां पे गुद स्थान पे शत हो जाता था, और शत होने की वजह से भी भगंदर हो जाता था। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे बस के ड्राइवर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि एक सीट पे बैठे रहते हैं, गाड़ी ड्राइव करते रहते हैं, और उनका गद्देदार नहीं होगा और कुछ चीज चुभ रहा है बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर वहां पे सीट में, ऐसा सीट बहुत एकदम हार्ड हो गया और चुभ रहा है, उनको भी भगंदर का इतिहास मिलता है। या फिर जो रिक्शा चलाने वाले लोग रहते हैं, उनको भी भगंदर, या फिर जो बॉयलर्स में काम करते हैं, केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, जहां पर हीट बहुत ज्यादा रहता है और मल वेग का वो धारण करते हैं, तो उनको ना अंदर ही अंदर गुद में ऐसा पिड़का उत्पन्न होके और फिर ये शतपुनक नाम का भगंदर हो जाता है। ये मैंने देखा है, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। इसी तरह से पैतृक भगंदर, और इसमें इतना बढ़िया बता रहे हैं इसको, उष्ट ग्रीव। जिस तरह से ऊंट का जो यहाँ पे एक भाग ऊपर की तरफ ऐसे निकला हुआ रहता है, इसी तरह से ये जो भगंदर रहता है, इसमें ओपनिंग जो रहता है ना बाहर, वो ऊंट के ग्रीवा की तरह बाहर निकला हुआ रहता है, और कुछ भाग अंदर गड्ढे की तरह रहेगा, कुछ बाहर निकला रहेगा, और ये बहुत डेंजरस रहता है। पैतृक भगंदर जो रहता है, इसमें ऐसा बता रहे हैं कि प्रकोपणे पित्तम मति प्रकोपितम करोति, रक्तम पिटिकाम गुदार्ति धाम, तदा शुपाकम हिमवायु हिमपुय वाहिनी भगंधरम तुष्टु शिरोधरम वदेत। इसका मतलब ये है कि पित्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया जाता है, जैसे कि बहुत ज्यादा मिर्ची मसाला और बाहर का चटपटा चीज कंटिन्यू सेवन किया जा रहा है, और वो रोज का रोज पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन भी है, अग्निमांद्यता भी है, और बहुत ज्यादा विदाही, जैसे लाल मिर्ची, फिर गरम मसालों से बनाया हुआ चटपटा चीज कंटिन्यू रोज खाया जा रहा है। मेरे पास ऐसे पेशेंट है जो लोग बहुत ज्यादा पकोड़े, और वो भी मिर्ची के पकोड़े, कुछ लोग ऐसे पैशन होता है कि हम खाएंगे तो मिर्ची के पकोड़े खाएंगे और नहीं तो नहीं खाएंगे, इतना स्पाइसी और इतना चिली, और वो चिली सॉस के साथ खाते थे। ये क्या शौक है उन लोगों को ना, भगंदर जरूर हुआ, और इतना दाह पाक गुदा में इतना लालिमा रेडनेस और रक्त वर्ण की पीड़िका हो गई थी, और इतना ऐसा लगता था कि वो अंदर ही अंदर छेद हो गया, पूरा गुद भाग के चारों ओर ओपनिंग हो गया था, और ऐसे छेद 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 हो गया था। सोचिए ऐसा, कुछ लोगों को नॉनवेज खा के और अल्कोहल पीने का आदत रहता है, इतना मतलब तीक्ष्ण चीज खाने का आदत रहता है, और पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, अंदर ही अंदर मल जब संचित रहेगा गुद प्रदेश में, वायु भी उससे प्रकोपित होगा, मल साफ नहीं हो रहा है। और वो लोगों का लाइफस्टाइल भी देखिए, वो लोग 2 बजे 3 बजे तक खाएंगे, और उसके बाद में 3-4 बजे सो जाएंगे, और सुबह उठेंगे 12-1 बजे तक, तो जो मल विसर्जन का जो काल है वो तो बीत जाएगा, सूर्योदय के पहले मल त्याग हो जाना चाहिए, ऐसा आचार्य लोगों ने कहा है। और वो दिनचर्या का पालन नहीं करें, फिर उठने के बाद में फिर गचर बचर सब चीज खाते पीते रहेंगे, और सॉस का सेवन ज्यादा करना, टोमेटो सॉस, अम्ल पदार्थों का सेवन ज्यादा करना, क्षार का सेवन करना, अजीर्णाशन करना, पहले का खाना पचा नहीं है फिर से खा लेना, तो बॉडी कब तक टॉलरेट कर, और एक्सरसाइज नहीं करना, बैठे रहना एक जगह, बॉडी कब तक टॉलरेट कर, फिर इसीलिए उष्टग्रीव नाव का भगंदर हो जाता है, जो पित्त का डोमिनेंट होता है। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये प्रैक्टिकल ऐसा ही पेशेंट देखने को मिलते हैं। आप लोग कभी आएंगे तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा, मेरे पेशेंट में ऐसे ही सिम्टम आते हैं। इसी तरह से श्लेष्मिक भगंदर जो रहता है, इसको परिस्त्रावी भगंदर बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्त्राव निकलते रहता है, कफ का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इसके बारे में क्या बताया कि कंडू यनो घनस्त्रावी कठिनो मंद वेदना श्वेतावभासा कफजा परिस्त्रावी भगंदरा, मतलब कफ प्रकोपक आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, जैसे दही बहुत ज्यादा खा रहे हैं, और या दिन में सो रहे हैं, मिक्स फ्रूट सैलेड खा रहे हैं, सारे फ्रूट्स लेके और वो खा जा रहे हैं, और वो कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, पेट साफ भी नहीं हो रहा है, अग्निमंद भी हो रहा है, और कफ का मतलब बहुत ज्यादा आइसक्रीम का सेवन कर रहे हैं, फ्रिज के ठंडे ठंडे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं,
फिर उसके बाद में दही खा रहे हैं और फ्रूट का कोई भी चीज मिल्क शेक वगैरह खा रहे हैं और सो जा रहे हैं, या मैदा का चीज बहुत ज्यादा खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर वगैरह खा रहे हैं और गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं और वह खा के सो जाते हैं दिन में, तो इनका शरीर में कफ दोष जो है वो विकृत हो जाता है और वो एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं और दिन भर बैठे रहते हैं, इन लोगों को भगंदर हो जाता है। ऐसे मैंने बहुत सारे पेशेंट जो कॉल सेंटर में जो बड़े बड़े बीपीओ में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों में कफस टाइप का भगंदर मैंने देखा है, क्योंकि उन लोगों को कभी भी ब्रेक मिलता है, पैसा भी बहुत मिलता है आईटी वालों को, तो कॉल सेंटर को पैसा भी बहुत मिलता है, दिन भर एसी में बैठे रहना है। और दूसरा क्या है कि कभी भी ब्रेक मिला तो चलो आइसक्रीम खा के आओ, उसके बाद में ये कोल्ड ड्रिंक पी के आओ, चिल्ड पानी पी के आओ। ये सब क्या करता है कि कफ का बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है और इसकी वजह से गुदा भाग में कफ की वजह से एक पिड़का उत्पन्न हो जाती है और वो पिड़का जो रहती है वो कंडू युक्त रहती है, अंदर भी अंदर गुद भाग में बहुत ज्यादा खुजली आती है और बाहर जहां ओपनिंग होता है वहां पर भी खुजली बहुत ज्यादा आती है और गाढ़ा गाढ़ा स्त्राव निकलते रहता है, बहुत ज्यादा ऐसे पस टाइप कुछ कुछ पानी पानी निकलते रहता है और पेशेंट का जब भी पैंट देखेंगे ना तो गीला हो जाता है। कुछ तो मैंने ऐसे पेशेंट देखे, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बड़े बड़े आईटी प्रोफेशनल वो लोग ना डायपर पहन के रहते थे क्योंकि उनका हमेशा लीक होता था, इतना तकलीफ इतना तकलीफ, और उन्होंने सर्जरी कराया क्योंकि उनको मेडिक्लेम से पैसा मिलता है, सर्जरी कराया, क्षार सूत्र कराया, तब भी उनका खाना पीना, और ये जो है ना आयुर्वेद जो बोलता है कि मिथ्याहार विहाराभ्याम, मिथ्याहार विहार करना, यह इसकी वजह से होता है प्रज्ञा और बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही नहीं होता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उनको बस ये लगता है कि हमें कैलोरीज मिलना चाहिए, हम इतना काम कर रहे हैं तो हमको इतना प्रोटीन मिलना चाहिए, इतना कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, शरीर पे इग्नोर करके जीभ पे बहुत उनका कंसंट्रेशन रहता है, तो इनको परिस्रावी नाम का भगंदर हो जाता है। और कफ का आहार विहार, उनको सर्दी खांसी भी जुकाम भी रहता है हर समय, छींके आती रहती हैं, एसी में कंटिन्यू बैठना पड़ता है, तो ये परिस्रावी नाम का भगंदर हो जाता है। इसी तरह से सान्निपातिक नाम का जो भगंदर है इसको शंभुक आवर्त ऐसे बोलते हैं। जो शंभुक जो रहता है, सीप जो रहता है उसका आगे का जो भाग रहता है उसमें गोल गोल शंख या शंभुक जो रहता है शौक्तिक, उसमें आगे का भाग में ऐसे गोल गोल देखेंगे, इस तरह की पिड़का होती है और अंदर ही अंदर ओपनिंग हो जाता है, फिस्टुला टाइप बन जाता है। तो इसके बारे में क्या बता रहे हैं ग्रंथकार, बहुवर्ण रुजा स्त्रावा पिटका गोस्तनोपमा शंभुकावर्त नाड़ी शंभुकावर्त कोमतः, मतलब इसमें बात पित्त कफ तीनों दोषों का ज्यादा डोमिनेंस रहता है। उसमें पहले वाले में तो रहेगा लेकिन वो उसमें एक दोष के ज्यादा लक्षण दिखेंगे, लेकिन इसमें तीनों दोष के ज्यादा दिखेंगे। और गुद में उत्पन्न पीड़िका जो रहती है उसका वर्ण कुछ रेडिश कलर का होगा और उसमें पाक होगा, दाह होगा, तो पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें शूल होगा बहुत ज्यादा, और मल जो है वो बहुत ज्यादा रुक्ष आता है, उसी तरह से खुजली होती है, स्त्राव निकलता है, तो कफ के भी लक्षण दिखते हैं, तो तीनों दोषों के सारे लक्षण दिखने लगते हैं। और यह कभी कभी जो भगंदर रहता है वो बाहर की तरफ पिड़का निकल जाती है और वह गाय का स्तन जो रहता है उस तरह का निकलता है, कभी कभी वो फूट जाती है अंदर ही अंदर, वो बहुत डेंजरस कंडीशन रहता है। और कभी कभी उसमें आवर्तित रहता है, मतलब जैसे जिस तरह से ये शुक्तिका का जो आवरण रहता है आवृतत्व, उसी तरह से आवर्त रहता है और वो बाहर की तरह निकला हुआ रहता है। और इसमें से तीनों दोष के दाह भी रहता है, पाक भी रहता है, शूल भी रहता है, वेदना भी रहता है, और इसकी वजह से कमर दर्द, सब थाइज में कटी वंक्षण सब जगह वेदना रहती है। इसके बाद में बता रहे हैं कि उन्मार्गक भगंदर, जो इसको हम शतज बोलेंगे, चोट लगने की वजह से, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोग ऐसे सीट पे बैठ के ड्राइविंग कर रहे होते हैं, ट्रक ड्राइवर वगैरह, जहां कुछ कील लग जाता है या कोई क्षत हो जाता है, चोट लग जाती है इंजुरी की वजह से, उसको बोलते हैं उन्मार्गक भगंदर। तो इसके बारे में क्या बताया कि शतादगति पायुगता विवर्धति हुपेक्ष ह्युत्पेक्षणात् सा कृमि विदीर्यते प्रकृते मार्गम अनेकधा मुर्गे व्रणस दुर्मार्गे भगंदरम बदेत, मतलब कोई शल्य लग गया, कोई फॉरेन बॉडी लग गया और उसके वजह से गुद प्रदेश में पिड़का उत्पन्न हो गई, और इसके वजह से वहां पे वो अंदर ही अंदर पिड़का बढ़ के एक चैनल तैयार हो गया, एक फिस्टुला तैयार हो गया और उसकी उपेक्षा कर दिया, तो वहां पे कीड़े हो जाते हैं। मैंने ऐसे मैगोट्स देखे हैं, छोटे छोटे जंतु हो जाते हैं, कुछ कुछ मैंने उससे लेंस से भी देखा, तो वहां पे पिड़का हो जाती है और ये सच में होता ही है। तो ये एनोरेक्टल फिस्टुला में कृमि भी उत्पन्न होते हैं और उन्मार्गक मतलब शतज टाइप का भी ये जो हो जाता है, तो इसको हम उन्मार्गक भगंदर कहते हैं। अब इसकी साध्यता जानना बहुत जरूरी है, तो ऐसा बता रहे हैं कि घोरा साध्यंतुम दुखा सर्वम एव भगंदरा
तेष साध्य त्रिदोष था शतजश्च विशेषता, मतलब सभी प्रकार के भगंदर है, भले वो शतपोनक हो, वात टाइप का हो, या फिर उष्टग्रीव हो, परिस्त्रावी हो, शम्मुकावर्त हो, या उन्मार्गक हो, 5 टाइप के भगंदर जो बताए हैं वह सारे असाध्य ही रहते हैं, या दुस्साध्य होते हैं, या कठिन होते हैं, बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, और वो बहुत मुश्किल से ठीक हो पाते हैं। और विशेषकर जो त्रिदोषज है, सान्निपातिक शंभु का वर्त वाला जो भगंदर है, क्योंकि तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट है, और इसमें धातुपाक टेम्पररी वहां पे बहुत ज्यादा होने लगता है, अंदर ही अंदर सड़ जाता है वो भाग, और वहां पे एक ओपनिंग तैयार हो जाता है जो एनस में और रेक्टल में एक फिस्टुला टाइप तैयार हो जाता है। तो यह असाध्य बताया। और शतज वाला जिसमें चोट लग जाती है वह भी असाध्य होता है, ऐसा ग्रंथकार बताते हैं। इसी तरह से भगंदर का निदान बता रहे हैं कि क्या चीज का सेवन करने से, क्या मिथ्याहार विहार करने से ये भगंदर हो जाता है। तो ऐसा योग रत्नाकर बोलते हैं कि वात मूत्र पुरुषाणी कृम्य शुक्र में भगंदरा श्राव्यंतु नाश्यंती नाश्यंतिम तमातुरम इति भगंदर निदानम। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि जिस रोगी के अंदर भगंदर की वजह से वात मूत्र पुरुष कृमि और शुक्र आदि का स्त्राव होता रहता है वह असाध्य होता है। अब वात क्यों निकल रहा है? क्योंकि वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया है। पित्त क्यों निकल रहा है? वहां पे कभी कभी बाइल टाइप कुछ पीला पीला भी स्त्राव होता है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि पित्त प्रकार का पित्त वर्धक आहार विहार का सेवन किया है। कफज भी निकलता है, कफ का भी निकलना क्यों होता है? म्यूकस टाइप कुछ निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि कफकर आहार विहार का सेवन कर रहे हैं। उसी तरह से मूत्र निकलता है क्योंकि उसका ओपनिंग यूरिनरी ब्लैडर या यूरेटर तक हो जाता है। उसी तरह से पुरुष मतलब कभी कभी स्टूल निकलने लगता है क्योंकि वहां सिग्मोइड कोलोन तक अंदर ही अंदर ओपनिंग बाहर तक आ जाती है, एक चैनल तैयार हो जाता है। इसी तरह से कृमि जन्य भी भगंदर होता है जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं बहुत ज्यादा, और उसमें भी कृमि में होना है कि अभिसंधि पदार्थ गुड़ का सेवन ज्यादा करते हैं, दही का सेवन ज्यादा करते हैं, मिक्स फ्रूट सैलेड का सेवन करते हैं, खाना खा के सो जाना, भैंस का दूध ज्यादा मात्रा में लेना, उसके लिए साथ में नहीं तब भी भैंस का दूध ज्यादा पीना, ऐसे बहुत सारे अभ्यंजन, नमक का सेवन ज्यादा करना, वह भी वहां पे शोथ उत्पन्न करता है। इसी तरह से बता रहे हैं कि इसके वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा कभी कभी ना वहां पे सेमिनल वेसिकल्स तक ओपनिंग हो जाता है, तो शुक्र का स्त्राव भी निकलने लगता है, वहां से शुक्र लीक होने लगता है, नॉर्मल पाथवे से शुक्र न जाके वहां से आने लगता है। ऐसा रोगी जो रहता है वो असाध्य बताया, इनको ठीक हम नहीं कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे, उसकी किस्मत होगी तो बच जाएगा, नहीं तो ये बच नहीं सकते हैं। असाध्य होकर अरिष्ट सूचक लक्षण आके वह मृत्यु को ही प्राप्त कर लेते हैं। अब भगंदर की चिकित्सा में आते हैं। अभी तक मैंने जो भी बताया वो संख्या संप्राप्ति बताया और सारे लक्षण वात पित्त कफ सन्निपात और उन्मार्गामी भगंदर बताया, साध्य साध्यता बताया। अब मैं चिकित्सा बताता हूँ, और ये क्लासिकल ग्रंथों में जो चिकित्सा है वह 100% फायदा करती है, उसको मैं पहले बताऊंगा, उसका मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं सर का भी कुछ नोट्स बताऊंगा। तो इसमें ऐसे बता रहे हैं कि भगंदर की चिकित्सा करना है तो त्रायंत्यादि कषायम ऐसा साउथ इंडिया में मिलता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है, और इसका जो मूल कहाँ पे लिखा है तो सहस्त्र योगम नाम का पुस्तक है जो पूरा दक्षिण भारत में चलता है। दक्षिण भारत में त्रायंत्यादि कषायम का प्रयोग करते हैं। 45 ml सुबह, 45 ml शाम को, इसको खाने के पहले देते हैं क्योंकि अपान वायु पे काम करना है, तो ये पहले वहां पे जाए फिर खाना खाते हैं। तो त्रयंत्यादि कषायम है, यह भगंदर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से आरगवद आदि कषायम, आरगवद जो है वो स्त्रंसन कार्य करता है, मल को निकालता है। आरगवद जो रहता है वो हीलिंग भी करता है। तो आरगवद कषायम 45 ml सुबह, 45 ml शाम को, यह खाने के पहले देते हैं। इसी तरह से महातिक्तक कषायम, यह दीपन पाचन करता है, आम का पाचन करता है, वायु का अनुलोमन करता है, मल मूत्र को अनुलोमित करता है, और हीलिंग कैपेसिटी भी रहती है। क्योंकि अगर हम कुष्ठ जन्य संप्राप्ति देख रहे हैं कि त्वचा रक्त मांस लसिका इसकी दृष्टि हो के वहां पे पिड़का तैयार हो रही है और उसकी वजह से ओपनिंग तैयार हो रहा है, व्रण शोध तैयार हो रहा है, तो यहाँ पर कुष्ठवत चिकित्सा करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से तिक्तक कषायम है, 45 ml सुबह, 45 ml शाम को, यह जब हम देते हैं तो इससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पंच तिक्त कषायम 45 ml सुबह, 45 ml शाम को जब हम देते हैं तो इससे भी बहुत बढ़िया काम होता है। इसी तरह से मधुस्नुही चूर्णम, इसका एक एक चम्मच सुबह शाम देते हैं, खाने के पहले दे दिया या रात को भी दे दिया। मधुस्नुही चूर्णम इसका प्रयोग करते हैं तो भगंदर में वो जल्दी जल्दी हील होने लगता है। इसी तरह से त्रिफला चूर्णम, त्रिफला भी जो है वो अनुलोमन, इसमें जितने द्रव्य हैं वो ज्यादातर अनुलोमन करने वाले हैं और वुंड को हील करने वाले हैं। तो त्रिफला चूर्णम बेस्ट एंटीबायोटिक है, एक एक चम्मच सुबह शाम देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर पेशेंट को उससे लूज मोशन हो रहा है त्रिफला से तो एक टाइम रात को देना चाहिए। इसी तरह से षडधरण चूर्णम, एक एक चम्मच सुबह शाम खाने के बाद, खाने के पहले देते हैं, सॉरी खाने के पहले, क्योंकि अपान वायु पे काम करना है, और ये ल्यूकवार्म वाटर गर्म पानी के साथ देते हैं। उसी तरह से गंधक चूर्णम,
जो अपना गंधक रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं, या गंधक चूर्ण 1-1 ग्राम सुबह शाम हम जब देते हैं तो इससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह से गुटिका में बता रहे हैं कि गुगुल पंचपलम गुलिका, इसका प्रयोग 2-2 गोली सुबह शाम करते हैं। गुगुल जो है वो लेखन कार्य करता है, क्लेद को सुखाता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, तीनों दोषों का प्रकोप शांत करता है और हीलिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए गुगुल पंचपल गुटिका, इसका 2-2 गोली सुबह शाम खाने के बाद दें या खाने के पहले, पेशेंट के अग्नि के हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ता है, अपान वायु पे काम करना है, व्यान पे, उदान पे क्या करना है, उस हिसाब से गुगुल पंचपल गुलिका का प्रयोग करते हैं। त्रिफला गुगुल का प्रयोग करते हैं। त्रिफला गुगुल जो है बेस्ट एंटीबायोटिक भी है और वो हील भी करता है और मल प्रवृत्ति भी अच्छे से करता है, इसलिए त्रिफला गुगुल का प्रयोग करते हैं 2-2 गोली सुबह शाम खाने के बाद। इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आरोग्य वर्धनी वटी, 1-1 गोली सुबह शाम दूध के साथ देते हैं। तो आरोग्य वर्धनी वटी जो है वो सार किट विभाजन को अच्छा कर देता है और जो अंदर लेयर डैमेज हो गया है उसको हील करता है, क्योंकि कुष्ठ रोगाधिकार में आरोग्य वर्धनी बताया, जब अच्छा सार और किट विभाजन अच्छे से होने लगेगा और धात्वग्नि अच्छी हो जाएगी, भूताग्नि अच्छी हो जाएगी, जठराग्नि अच्छी हो जाएगी, आम का पचन होगा, मल विसर्जन अच्छे से होगा, तो क्यों ना एनोरेक्टल फिस्टुला हील हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जो कुटकी और नीम और ताम्र भस्म से निर्मित आरोग्य वर्धनी वटी है, इसका प्रयोग हम लोग एनोरेक्टल फिस्टुला में करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कांकायन वटी, अगर वात कफत संप्राप्ति है जिसमें खुजली बहुत ज्यादा आ रही है और क्लेद होता है, शूल बहुत ज्यादा है, तो कांकायन वटी जो है जिसमें भल्लातक डाला हुआ है उसको तक्र के साथ या तक्रा रिश के साथ या मृद्विका रिश, द्राक्षासा और द्राक्षा रिश के साथ घृतपान कराते हुए, अग्नि को प्रदीप्त करते हुए कांकायन बट्टी का प्रयोग करते हैं, जिसमें भल्लातक का योग है, तो वह भगंदर का जो ये जो क्लेद वगैरह है उसको सुखा देता है और भगंदर को ठीक करने में बहुत सहायता करता है। इसी तरह से कैशोर गुगुल, 2-2 गोली सुबह शाम। कैशोर गुगुल में मेन एरंड तेल है और गुड़ुची है, एरंड तेल सिंहनाथ गुगुल में सॉरी, तो इसमें कैशोर गुगुल में गुड़ुची है सबसे मेन। तो गुड़ुची कटुका तिक्ता स्वादु पाकर रसायनी संग्रहणी कषाउष्णा लघ्वी बल्याग्नि दीपनी दोषत्राम त्रिधाम है कशांश पांडुताम कामला कुष्ठ वातास्त्र ज्वर कृमि वमिनरे। ऐसा जब बताते हैं तो गुड़ुची रसायन है, तिक्त रस से आम का पाचन करती है और हीलिंग कैपेसिटी, क्योंकि अमृता है, कभी भी मरती नहीं है गुड़ुची, गुरु जिसको बोलते हैं, तो वो हील करती है। और वही द्रव्य कैशोर गुगुल में, तो ये क्या करता है, माइक्रो सर्कुलेशन को अच्छा कर देता है कैशोर गुगुल और रक्तगत आम का पचन करता है। और गुगुल कल्प है तो ये हील जरूर गया, क्लेद को निकलेगा, इसलिए हम लोग कैशोर गुगुल देते हैं। हमारे सर ऐसा बताते हैं कि सूक्ष्म त्रिफला अगर भगंदर में दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हमारे सर बताते हैं जात्यादि तेल का बस्ती दिया जाता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। व्रण रोपण करना है तो वो जात्यादि तेल से करिए, मुरीवणा तेल से करिए, शुद्धोदग्रित से करिए, या व्रण रोपक तेल, व्रण शोधक तेल, इन सब से करेंगे तो वो जल्दी जल्दी हील हो जाता है। और एकेटी जो है आयुर्वेद का, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, 2-2 गोली सुबह शाम हम लोग देते हैं, 3 बार भी दिया तो बहुत जल्दी जल्दी रिकवरी होता है। इसी तरह से सप्तविंशति गुगुल जो है 2-2 गोली दिन में 3 बार अगर दे दिया जाए तो उससे बहुत बढ़िया काम होता है। इसी तरह से महातिक्त घृतम है, 10-10 ml सुबह शाम देते हैं तो महातिक्त घृतम से जो फिस्टुला है वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से चांगेरी आदि घृत, चांगेरी आप लोगों ने पढ़ा है, 3 पत्तियां, आंबट चुका बोलते हैं मराठी में, इसका सिद्ध घृत मार्केट में मिलता है। इसका प्रयोग करने से 2-2 चम्मच सुबह शाम अगर करेंगे तो भगंदर में वो जल्दी जल्दी हील होते हैं। इसी तरह से दुर्वा घृतम 2-2 चम्मच सुबह शाम देते हैं, खाने के पहले या खाने के बाद आप युक्ति पूर्वक प्रयोग करिए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बहुत सारे और घृत हैं, जो मनिच का घृत है उसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से लेहम में अमृत भल्लातक लेहम है, यह चरक संहिता में बताया, या सहस्त्र योग में भी बताया, 1-1 चम्मच सुबह शाम देते हैं या रसायन के अंदर देते हैं और जब भूख लग जाती है तो बहुत उससे फायदा होता है। इसी तरह से बाहुशाल गुड़म लेहम, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बाहुशाल गुड़म युगम का प्रयोग करते हैं तो एनोरेक्टल, लेकिन इसके लिए दीपन पाचन होना चाहिए, आम का पचन होना चाहिए और अग्नि प्रदीप्त होना चाहिए। तो बाहुशाल गुड़म का प्रयोग करते हैं, 1-1 चम्मच सुबह शाम, अवलेह फॉर्म में आता है। इसका प्रयोग करने से एनोरेक्टल फिस्टुला 100% हील हो जाता है। बाहुशाल गुड़म का प्रयोग मैं कर रहा हूँ 20 साल से, मेरे प्रैक्टिस में तो फिस्टुला के पेशेंट बहुत जल्दी जल्दी रिकवर होते हैं। इसी तरह से पिच्चू रखना चाहिए गुद भाग में, जिस तरह से योनि भाग में पिच्चू रखते हैं उसी तरह से आप गॉज पीस लीजिए, उसमें कॉटन डालिए और उसको एक कोने से गांठ बांध दीजिए और उसको जात्यादि तेल में डिप करिए या मुरीवेणा तेल में, या दोनों मिला सकते हैं, जात्यादि तेल और मुरीवेणा, और उसको डिप करके अंदर गुद भाग में अंदर घुसा के रखिए। जितना देर वो रहेगा वो तेल एब्जॉर्ब होगा और वो हील करता है। या फिर आप बस्ती ले सकते हैं, मात्रा बस्ती 50 to
100 ml तक मात्रा बचती देंगे तो इससे बहुत जल्दी जल्दी हील होने लगता है। अब इसी तरह से अब मैंने सर का नोट्स बता दिया। गंधक रसायन का प्रयोग होता है, पंचतिक्त घृत गुग्गुल का प्रयोग होता है, कैशोर गुग्गुल का प्रयोग होता है, पंच निम्बादि घृत का प्रयोग होता है, महातिक्त घृत का प्रयोग होता है। बहुत सारे ऐसे जो स्किन पे काम करने वाली दवाई और जो व्रण शोथ को ठीक करती है, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करने से बहुत बढ़िया काम होता है। अब योग रत्नाकर क्या बोलते हैं, आप क्लासिकल टेक्स्ट पे आते हैं तो इसमें बता रहे हैं कि गुदपीडकायम माया दो कुर्यादर्तावसेचनम मतिमान जल सवना भी रेशम सा पाकम ना प्रयाति यथा। इसका मतलब ये है कि जब भी भगंदर हो जाए और बहुत ज्यादा गुद भाग में बहुत ज्यादा वेदना है तो पेशेंट को सिट्स बात देना है। एक टब लीजिए, उसमें कोष्ण जल डालिए, थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डालिए और त्रिफला डालिए और पेशेंट को उसमें बैठने के लिए बोलिए। या जो घमेला होता है, जो मतलब मजदूर लोग जो काम करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, तगाड़ी या घमेला जो रहता है, उसमें भी गर्म पानी पी करके और उसमें पेशेंट को बैठा देना चाहिए या जल भरे टब में बिठाएं। और इससे इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि वो पाक होने लगे, नहीं तो पकेगा तो और तकलीफ होगा। कोष्ण होना चाहिए, सुकोष्ण, मतलब पेशेंट को रिलीफ मिले, वेदना कम हो, ऐसा ग्रंथकार बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। और मॉडर्न के सर्जन भी यही चीज बोलते हैं कि सिट्स बात लेने से भगंदर में बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके बाद में वहां पे दहन कर्म बताया, गुद गुद पिड़का दाह विधि। अगर पिड़का बढ़ रही है उसको अग्नि कर्म करके दाह कर्म करके जला देना है। जला देंगे तो वो इन्फेक्शन ज्यादा नहीं फैलेगा। इसके लिए बोल रहे हैं कि अपामार्ग पिडकम देह दहेत स्वर्ण शलाकया अग्नि प्रतप्त्या पश्चात कुर्या अग्निव्रण क्रियाम। मतलब गुदा में अगर पिड़का हो रही है तो उसको सोने का जो शलाका होता है, गोल्ड का जो शलाका होता है, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, उसको आग में तपा देना है, पूरा एकदम रेड हो जाना चाहिए पूरा, इतना तपा के और फिर दग्ध करना है। और दग्ध करने के बाद अग्निव्रण की जैसे चिकित्सा होती है, जैसे एलोवेरा लगा दिया, कैलाश जीवन लगा दिया, या शतघृत लगा दिया, शतावरी घृत लगा दिया, वो ऐसे लगा देना है, अग्निव्रण की तरह से चिकित्सा करना है। और लेकिन यहाँ दग्ध करना, वो पिड़का को जला देना, वो बहुत अच्छी चिकित्सा बताइए। और इसी तरह से अपक्व गुद पिड़का अगर रहा, मतलब जैसे आमावस्था है, पूरी तरह से पका नहीं है, तो उसके लिए क्या बोला है, पिड़का नाम पक्वा नाम अपतर्पणम पूर्वकम कर्म कुर्याद विरेकांते भिन्ना नाम वक्ष्यते क्रिया। इतना इंटरेस्टिंग है, इन्होंने बोला है कि आम का पचन होना बहुत जरूरी है, इसलिए लंघन कराना चाहिए पेशेंट को। 7 दिन 8 दिन जितना वो लंघन सह सकता है उतना लंघन कराइए, फिर विरेचन कराना है। लंघन करने में आम पचन हो गया, स्त्रोत शुद्ध जैसा लक्ष्य है, फिर उसके बाद में आप त्रिवित लेहम, एरण तेल, अभ्याधि मोदक, आरक वदादि कषाय, इक्षु रस, किसी ना किसी द्रव्य से जो विरेचन अच्छे से कराए, विरेचन की चिकित्सा है, और बाद में अन्य चिकित्सा करना है, ऐसा ग्रंथकार बताते हैं। इसके बाद में बता रहे हैं कि भिन्न पक्वयो गुद पीड़िका चिकित्सा। देखिए अलग अलग स्टेजेस में क्या क्या करना चाहिए, तो ये ग्रंथकार ऐसे बोलते हैं कि भिन्न है, बहुत ज्यादा ऐसे कटा पिटा है, मतलब जो ओपनिंग है उसके भी मल्टीपल ओपनिंग साइड साइड में हो गए, भिन्न है या अपक्व गुद पीड़िका है, मतलब वो आमावस्था में है, तो उसमें क्या करना है कि उसको पकाने के लिए बहुत सारे लेप का प्रयोग करना है। बहुत सारे जैसे कि पिड़का अगर बाहर की तरफ दिख रही है और वो पका नहीं है, तो आप मेथी दाना को लीजिए, उसमें उसको कूट के कल्क टाइप बनाए, उसमें थोड़ा हल्दी डाल के वो लगा दीजिए, तो वो पका देता है बहुत ज्यादा। या दशांग लेप का प्रयोग करते हैं तो वो जल्दी पका देता है अपनी उष्मा से। तो ये जब पिड़का पट जाता है, पक जाता है, तो फिर चीर देना है, इंसीजन देना है, पाटन क्रिया करना है। जो इंसीजन होता है उसको पाटन क्रिया बोला है। और या फिर शार कर्म करना है या अग्नि कर्म करना है। शार कर्म करके, या आप पानीय शार का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कोई लिक्विड फॉर्म में शार है उधर डाल दीजिए, या फिर वहां पे शार सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अग्नि से, अग्नि कर्म से जला सकते हैं अगर वो पिड़का बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो। और बाद में व्रण जैसे चिकित्सा देनी है। अभ्यंतर जैसे मैंने बताया कि सूक्ष्म त्रिफला देना है, एकेटी देना है, गंधक रसायन, पंचतिक्त घृत गुगुल, महातिक्त घृत, ये सारे द्रव्य जो है वह जब देते हैं तो वो जल्दी जल्दी हील होने लगता है। कुष्ठ जैसे और व्रण शोथ की ही तरह से चिकित्सा करना है। इसी तरह से बता रहे हैं कि भगंदरे बट पत्रादि लेप, मतलब बरगद के पत्तों का लेप, क्योंकि ये शीरी वृक्ष के है, और पंचवल्कल कषाय का भी प्रयोग करते हैं हम लोग। ये बहुत जल्दी कषाय रस की वजह से ये जल्दी हीलिंग संधान करता है बहुत ज्यादा। तो इसके बारे में क्या बता रहे हैं, वटपत्रे अष्टिका शुंठी गुड़ची स पुनर्नवाहा सुपिष्टा पिड़का वक्त्रे लेप शस्तो भगंदरे। मतलब वड़ के पत्ते लेना है, ईंट का चूर्ण लेना है, फिर उसके बाद में शुंठी लेना है, गुड़ुची लेना है, पुनर्नवा लेना है, इन सबको सम भाग में लेना है, क्योंकि ये सब में हीलिंग कैपेसिटी होती है। ईंट का एकदम बारीक चूर्ण टाइप बनाना है, क्योंकि उसमें मिट्टी का अंश होता है, मिट्टी कषाय रसात्मक होती है और मिट्टी हील करती है।
उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ईंट का बताया, पका हुआ ईंट का बुरादा जो रहता है उसको लेना है, बरगद के पत्ते लेने हैं, शुंठी लेना है, गुड़ूची लेना है, पुनर्नवा लेना है। इसको अच्छे तरह से पीस कर गुद के मुख भाग में जहाँ पे पिड़का आई है वहां पे लेप लगाने के लिए बोला है। तो इसका बहुत बढ़िया काम होता है। इसका प्रयोग मैंने किया भी है और मैंने सर के पास भी देखा है। इसी तरह से भगंदरे खदिरादि क्वाथ, ऐसा बता रहे हैं कि खदिर त्रिपला क्वाथ हो महिषी घृत संयुत विडंग चूर्ण युक्त भगंदर विनाशना। मतलब खदीर जो रहता है वो कुष्ठ रोग में सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर पिड़का पे हम खदीर की छाल लेते हैं, त्रिफला लेते हैं, सम प्रमाण में लेकर उसमें भैंस का घी मिलाना है और उसको मिक्स करके वायु विडंग का चूर्ण प्रक्षेप कर देना है, क्योंकि कभी कभी ये कृमि भी रहते हैं उसमें। तो वहां पे क्या करना है कि विडंग का चूर्ण का प्रक्षेप डाल के और वो पीने के लिए भी देना है और लगाने के लिए भी देना है। तो ये खदीर आदि क्वाथ जो है, खदीर की छाल का काढ़ा और त्रिफला का काढ़ा, इसमें भैंस का घी मिला के और थोड़ा सा विडंग का प्रक्षेप डाल के पीने के लिए भी देना है और इसी से प्रक्षालन भी करना है। और अगर इसका कल्क उपस्थित है तो कल्क भी लगा देना है। तो यह बहुत बढ़िया खदीरादि क्वाथ या खदीरादि कल्प का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसका प्रयोग मैंने भी किया है, मुझे भी बहुत अच्छा फायदा हुआ है। इसी तरह से बोल रहे हैं बिडाल अस्थि लेप, कुछ नॉन वेजिटेरियन जानवरों को मार के और उसका लेप बताया। वो क्या बताया कि आजकल तो ये पॉसिबल नहीं है, बिल्ली को मारना जो है, जो बिल्ला होता है, बिल्ला जो कैट का जो पति होता है उसके हड्डी को मार के पीस के लगाने के लिए बोला है। आयुर्वेद में हर चीज का प्रयोग मेडिसिन के लिए किया है। तो ऐसा बता रहे हैं तिफला रस संयुक्तम बिडाल अस्थि प्रलेपनम भगंद्रम निहंत्याशु दुष्ट व्रण हरम परम। मतलब त्रिफला लेना है और बिल्ला का जो हड्डी रहता है उसको घिस देना है पूरा और घिस कर लेप लगाना है। तो इससे दुष्ट व्रण ठीक हो जाता है, इसी तरह से भगंदर ठीक हो जाता है, ऐसा ग्रंथकार बताते हैं। और ये प्रैक्टिकली हुआ है, उन लोगों ने किया है। आजकल तो बिल्ली को मारना या ये सब मारना एकदम मतलब एनिमल प्रोटेक्शन वाले राइट्स वाले जो आ जाएंगे वो आपको जेल तक करवा देंगे, इसलिए बिल्ली को मारना अभी गुनाह है, लेकिन पहले के जमाने में ये सब होता था। इसी तरह से भगंद्रे शोनो इत्यादि लेपहा, मतलब कुत्ते का हड्डी, ऐसा बता रहे कुत्ते का हड्डी जो अर्थवर्म रहता है, केचुआ रहता है, उनको मट्ठा में पीस देना है, मतलब तक्र डाल के पीस देना है। कुत्ते का हड्डी को कूट कूट के चूरा बनाना है और अर्थवर्म को भी कूट कूट के उसका चटनी टाइप बनाना है और उसमें गधे का, डोंकी का जो ब्लड है उसमें रक्त मिला के और फिर उसका लेप भगंदर में करना है। तो ऐसा करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर मनुष्य का जो हड्डी रहता है, आप लोग कभी जाते हैं जो अस्थि विसर्जन करने के लिए लोग जाते हैं ना, तो उनसे आप ले सकते हैं कि आपका जो पूर्वज का जो हड्डी है आपके पिताजी वगैरह का, इसका हमें मेडिसिन के रूप में प्रयोग करना है। तो हड्डी का, मनुष्य की हड्डी का उसको ने तेल के साथ मिक्स करके फिर वहां भगंदर पे लगाना है, तो उसमें संधान करने का पावर रहता है। या फिर जो ये जो बोलते हैं ना कि शिव जी के जो ये नागा बाबा भक्त होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जो शमशान में वो लोग क्या करते हैं कि वो जो डेड बॉडी का जो राख रहता है उसको पूरा शरीर पे मलते हैं। वो बहुत ज्यादा ना ये रहता है, प्रोटेक्शन करता है। जो राख रहता है लकड़ी और मनुष्य के शरीर का जो राख, हड्डी का राख, वो सब ऐसे लगा के रखते हैं। सोचने में और देखने में घिन आता है, लेकिन ये बहुत अच्छा संधान करता है। तो उसी का राख को तेल में मिक्स करके और उसको लगा दिया तो भगंदर में जल्दी जल्दी हील हो जाता है। ऐसा ग्रंथकार बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप मुझे मत बोलिए कि आपने कहाँ से नया लाया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ग्रंथकारों ने इसका यूज किया है, बहुत अच्छा फायदा होता है। और मेरे दादाजी वगैरह ऐसा बताते थे कि मनकर्णिका जो घाट है बनारस में, या फिर जो ये है हरिश्चंद्र घाट है, वहां से लोग राख लेके जाते थे और उसका प्रयोग सर्जन लोग को वो देते थे और वो भगंदर में किया जाता था पहले के जमाने में। और बहुत अच्छा फायदा होता है, बहुत जल्दी जल्दी वो हील कर देता है। भगंदर का जो व्रण शोथ है, पूए निकल रहा है, नेचुरल वे में वो बहुत अच्छा हील करता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह से भगंदर में कुछ वेजिटेरियन जड़ी बूटी का देखते हैं, तो क्या लेप बताया कि कुष्ठम त्रिविताला दंती मागधी सेंधवम मधु रजनी त्रिफला तुत्थेर हितम स्याद व्रण रोपनम। मतलब कुष्ठ वनस्पति लेना है, निशोत्तर लेना है, दंती लेना है, तिल लेना है, दंती मूल लेना है, पिपली लेना है, सिंधा नमक, मधु, हल्दी, त्रिफला और जो तुत्थ रहता है, तुत्थ आप लोग को मालूम है सस्यक जिसको बोलते हैं, तो इस सबको पीस कर लेप लगाने से व्रण का रोपण जल्दी हो जाता है। ऐसा कुष्ठादि लेप योग रत्नाकर में भगंदर चिकित्सा में बताया है। इसी तरह से तिल का लेप बता रहे हैं कि तिल लेना है, निशोत्तर लेना है, नाग दवना नाम की वनस्पति लेना है, मंजिष्ठा लेना है, सेंधा नमक लेना है। इन सबको मिक्स करके मधु के साथ लेप लगाते हैं तो भगंदर का जो व्रण रहता है वो पूरी तरह से हील हो जाता है। इसी तरह से रसांजन का लेप बताया है, अगर नाड़ी व्रण हो गया है,
पाइलोनेडल साइनस हो गया, बहुत ज्यादा वो अंदर ओपनिंग होके बहुत बड़ा सुरंग टाइप बन गया है। तो उसमें रसांजन लेना है, हल्दी लेना है, दारू हल्दी, मंजिष्ठा, नीम की कोमल पत्तियां लेनी है, निशोत्तर, तेज बल की छाल लेना है, दंतीमूल, इन सबको पीस कर कल्क बनाकर इसका लेप लगा देना है। तो यह पाइलोनेडल साइनस में पूरी तरह फिल कर देना है, भर देना है अंदर अंदर। तो यह भी बहुत अच्छे से हील करता है, क्योंकि सारे द्रव्य जो है वो हीलिंग वाले हैं, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से भगंदर में तिला बेहादी लेप, मतलब तिल लेना है और हरितकी लेना है, लोद्र लेना है, नीम की पत्ती लेना है, हल्दी लेना है, बचा लेना है, कुष्ठ वनस्पति लेना है। और घर का जो धुआं रहता था पहले का, चूल्हा से निकला हुआ धुआं कलेक्ट होता था, उसमें हीलिंग कैपेसिटी होती थी, क्योंकि खाने का जो अंश है वो, और पानी, और जो अंदर जो गाय के उपले ये जल रहे हैं, इन सब से धुआं बनता था। ये सबसे बन के जो धुआं रहता था, इसमें हीलिंग कैपेसिटी होती थी। तो ये इसका लेप लगाने से भगंदर नाड़ी व्रण, उपदंश का व्रण है, दुष्ट व्रण का शोधन और रोपण करता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। फिर इसी तरह से नवकार्षिक गुलगुल, इसका बता रहे हैं कि त्रिफला लेना है 3 कर्ण के मात्रा में। उसी तरह से शुद्ध गुगुल 5 कर्ण के मात्रा में लेना है। 5 कर्ण मतलब 50 ग्राम, और 3 कर्ण मतलब 30 ग्राम। त्रिफला 10-10 ले लीजिए, मतलब 30 ग्राम हो गया, और 50 ग्राम गुगुल डाल दीजिए, और इसमें पिपली डाल दीजिए 1 कर्ण, मतलब 10 ग्राम डाल दीजिए। इसका चूर्ण बना के और मर्दन करके वटी बनाना है, और इसको खाने के लिए देना है। तो इंटरनली जब खाने के लिए देते हैं नवकार्षिक गुगुल, या मार्केट में भी महाराष्ट्र में तो मिलता है, इसका प्रयोग करते हैं, तो नवकार्षिक गुगुल से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एक जम्बुक मांस का प्रयोग बता रहे हैं। आजकल ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले किया जाता था। जम्बुकस्यास्ति मिशम भुक्त्वा प्रकारे व्यंजन आदि भी अजीर्ण वजे मासे न मुच्यतु भगंदरात। जो सियार होता था पहले, उसका मांस लेना है, या किसी भी तरह का व्यंजन बना देना है, उसका मटन बनाना है। जो सियार नाम का प्राणी, जिसको जम्बुक संस्कृत में बोलते थे, उसको उसका मटन खाने के लिए देना है। तो यह और अजीर्ण नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। अगर 1 महीने तक सियार का मांस अगर कोई खाता है, तो वह क्या होता है कि भगंदर रोग से जड़ से निकल जाता है। यह भी एक प्रयोग बताया। जो नॉनवेज खाने, उस टाइम पे सियार बहुत होते थे, जैसे कि मतलब जो शेर वगैरह खा लेते थे, उसके बाद में जो सियार आते थे, वह बहुत ज्यादा ये खाते थे। इसको हम वल्चर बोलते हैं। वल्चर प्राणी का जो मांस है, मटन, ये खाने के लिए अपने ग्रंथकार बताते हैं। इसी तरह से सप्तविंशति गुगुल है। इसमें सप्तविंशति गुगुल में त्रिकटु है, त्रिफला है, मुस्ता है, वायवडंग है, गुडुची है, चित्रक है, चव्य, इलायची, पिपली मूल, हाउबेर, देवदारू है, तेज बल का फल है, पुष्कर मूल, चव्य, इंद्रायण, हल्दी, दारू हल्दी, बिड़ नमक, सौरवर्चल नमक, यवक क्षार, सिंधा नमक, गज पिपली, ये सब प्रमाण में लेकर और दुगना गुगुल डाल देना है, और इसको मिला के गोली बनाना है, और यह खाने के लिए देना है। तो यह बहुत सारे भगंदर को, मतलब 5 टाइप के भगंदर, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड भगंदर को ठीक करने में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। इसी तरह से कर विरादी तेल जो है, कनेर का जड़ लेना है, हल्दी लेना है, दंतीमूल, कलीहारी, सिंधा नमक, चित्र की जड़, बिजोरा नींबू और मंदार का दूध सम प्रमाण में लेकर इसको तिल तेल में सिद्ध करना है, और वहां पे ड्रेसिंग करने के लिए जिस तरह से जातेदी तेल करते हैं, आजकल के जमाने में बिटाडीन से करते हैं, पहले के जमाने में ये सिद्ध तेल का प्रयोग करते थे। तो इसमें इससे करने से पूरे माइक्रोब्स भी मर जाते हैं, और यह हीलिंग भी करता है, इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से विश्यंदन तेल बता रहे हैं, तो चित्रक है, मंदार की जड़ है, मंदार की जड़ क्षार रहता है। क्षार का गुणकर्म क्या है, तो आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, क्लेदन क्लेदन करके पूरी तरह से सुखा देता है और हीलिंग करता है। फिर निशोत्तर है, पाठा है, कटगुलर है, कनेर की जड़ है, सेहुंड है, स्नुही जो बोलते हैं, वचा है, कलिहारी, हड़ताल, सज्जी शार है, माल कांगनी है, सम प्रमाण में लेकर और कल्क बनाकर जल में लेकर काढ़ा बना के तेल सिद्ध करना है। और इनका तेल जो है वह ड्रेसिंग करने के लिए, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए करना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से निषादी तेल है, हल्दी है, मंदार का दूध है, सिंधा नमक है, चित्रक है, गुगुल है, कलिहारी है, कुटज है, इन सबको लेके तेल सिद्ध करना है, और इसका वहां पे अभ्यंजन करना है, वहां पे प्रतिसारण टाइप करना है, वहां पे मतलब ड्रेसिंग करना है, वहां लगा के कॉटन स्वैब लगा के वहां पे लगा देना है, तो ये हील कर देता है। इसी तरह से भगंदर में पथ्या पथ्य बता रहे हैं कि इसमें पुराना वाला चावल लेना है, मूंग दाल का सेवन करना है, विलेपी का प्रयोग करना है, जंगली जो जीव है उनका मांसरस का सेवन करना है, परवल का सेवन करना है, सहीजन शिग्रू जो है वो बहुत अच्छा व्रण शोथ को ठीक करने वाला है, विद्रदी को ठीक करने वाला है, सहजन का प्रयोग करना है, धतूर का प्रयोग करना है, कोमल मूली, धतूर के पत्तों का सेवन उस टाइम पे किया जाता था, आजकल तो नहीं किया जाता है। कोमल मूली का सेवन करना है, तिल और सरसों का तेल का प्रयोग करना है,
तिक्त वर्ग की सभी औषधियों को प्रयोग करना है, घृत और शहद का प्रयोग करना है। तो ये पथ्यकारी रहता है, शरीर को जल्दी वो रिकवर करने का ताकत बढ़ा देता है। अब पथ्य बता रहे हैं कि अति व्यायाम नहीं करना, अति मैथुन नहीं करना, युद्ध नहीं करना, घोड़े पे सवारी नहीं। और पहले भगंदर होने का ये भी कारण था कि घोड़े का सवारी, ऊंट का सवारी करते थे और जर्क लगने से छत 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 होके भगंदर हो जाता था। वो सब बंद करना है, गुरु द्रव्यों का प्रदान सब वर्ज करना है। इस तरह से भगंदर की चिकित्सा योग रत्नाकर कार ने बताया। आप लोग भी जब भी पेशेंट आते हैं तो आप शार्ट सूत्र अगर करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं, सर्जरी करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये काय चिकित्सा के सारे द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, आपको भी बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। अब मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। आप लोग के जो भी प्रश्न है आप लोग कृपया लिख दीजिए और मैं उसका आंसर देने का कोशिश कर देता हूँ। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोगों जैसा कोई भी नहीं है। आप लोग जो भी बात करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, चिकित्सा करते हैं, वैसा कोई भी नहीं करता है। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हनुमंत सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ताराचंद साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। एक मिनट, ये मेरे को थोड़ा रुक जाइए क्योंकि ये हैंग हो रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, फेसबुक का लेक्चर लेने के बाद बहुत सारा ये हैंग होने लगता है। हाँ, ताराचंद साहू जी बोल रहे हैं कि गुद पीड़िका में अपक्व अवस्था में भेदन से भी मोस्टली भगंदर होते हैं। आपका बात 100% सही है। आमावस्था में कभी भी भेदन नहीं करना चाहिए, इंसिजन नहीं लेना चाहिए। पूजा जी बोल रहे हैं शार सूत्र बनाने की विधि का भी वीडियो बनाइए। जी मैं जरूर बनाऊंगा, आपने बहुत अच्छा बताया, मैं इसका वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। कविता जी बोल रहे हैं सर प्लीज गाइड दोषों का वृद्धि लक्षण और दोषों का प्रकोप लक्षण, वात वृद्धि और वात प्रकोप लक्षण, ये दोनों कैसे डिफरेंट है, वृद्धि और प्रकोप दोनों कैसे अलग है, मैं इसका बताऊंगा। अब जब मैं अभी सुश्रुत का एक टॉपिक लेने वाला हूं, जो हम संचय प्रकोप षट क्रिया काल, इस पर मैं बताऊंगा कि प्रकोप क्या होता है, वृद्धि क्या होता है। वृद्धि जो होता है सहनत, मतलब सहती रूप वृद्धि, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आके बढ़ जाते हैं, उसको वृद्धि बोलते हैं। प्रकोप का मतलब होता है कि वो ना अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा उसमें फाइटिंग होने लगती है। जैसे कि मैं एक चीज बताता हूँ, एक क्लासरूम है और वो क्लासरूम में बच्चों का कैपेसिटी अगर 100 बच्चों का है और उस क्लासरूम में 200 बच्चे आ गए, तो 200 बच्चे आ गए तो वो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। और वो 200 बच्चे आके बहुत ज्यादा धिंगाना कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं, बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो ये होता है प्रकोप। और यही तोड़ फोड़ करके बाहर फेंक रहे हैं बच्चे, तो वो बोलते हैं प्रसर। आपको समझ गया होगा। वृद्धि मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होना, और प्रकोप का मतलब है बहुत ज्यादा उससे ये होना, प्रकोपित हो जाना। जैसे मैंने 200 बच्चों का बताया कि वो बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहे हैं, यह प्रकोप होता है। और जब चीजें बाहर आने लगते हैं तो वो प्रसर होने लगता है। जैसे मटका में पानी भर जाता है तो गिरने लगता है, तो वह बाहर गिरने लगना, ये प्रसर होता है। इस पर मैं और अच्छे से बताऊंगा, टीकाकार जो डल्हनाचार्य जी ने बताया वो मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। डॉक्टर कविता जी बोल रही हैं कि सर भगंदर में सभी स्राव रक्त के साथ मिक्स होकर बन के आते हैं और सिर्फ येलो व्हाइट स्राव आता है। मेरे प्रैक्टिस में तो मैंने देखा है कि रक्त वाले तो कम आते हैं पेशेंट, ज्यादातर येलो और व्हाइट स्राव ही निकलता है। एक्सुडेट कुछ कुछ निकलते रहते हैं, कभी येलो निकलता है, कभी व्हाइट निकलता है, कभी वाटर की तरह निकलता है, चिप 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 बहुत ज्यादा आता है। और कभी कभी गुद कंडू रहता है, गुद दाह, गुद पाक ऐसे रहता है। और इसको इग्नोर कर दिया उन लोगों ने, कोई कोई दवाई इधर उधर मेडिकल से खाते रहे, तो ब्लीडिंग भी होने लगता है, ब्लड आने लगता है और बहुत भयंकर रहता है, पेशेंट बहुत परेशान रहता है। ऐसे मैंने पेशेंट देखे हैं, इसलिए मुझे मालूम है। डॉक्टर दिनेश पटेल सर नमस्ते प्रणाम आपको। कविता जी बहुत बढ़िया चीज बोल रही हैं कि सर बहुत धन्यवाद, मैंने ज्यादा सेशन को देखा पर किसी ने ट्रीटमेंट में हर मेडिसिन और ड्रग के एक्शन नहीं बोलते, सिर्फ योग का नाम बोलते हैं। पर आप सभी योग में सभी ड्रग का प्रॉपर्टीज और उसका रोल कैसे काम करता है ये सब अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए आप सभी से अलग हैं और श्रेष्ठ हैं। वी मिस्ड गुरु लाइक यू सर, धन्यवाद। मिस क्यों कर रहे हैं, मैं आपके साथ ही हूँ, मैं कविता जी थोड़ी ना भाग रहा हूँ। आप मिस मत करें, मैं आपके साथ में हूँ। और जो पहले नहीं मिले वो हमें पीछे की बात को, निगेटिव चीजों को नहीं देखना है, अब ये सोचना है कि हमारी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। और क्या है कि आप लोग जो हैं, आप लोग में इतना टैलेंट है, मैं उसको बस निकाल रहा हूँ, उसको निकाल रहा हूँ। और आपको मालूम नहीं हमारे इंटरेक्टिव सेशन में इतने अच्छे अच्छे चिकित्सक आ रहे हैं जो इतने बढ़िया बढ़िया इलाज कर रहे हैं, इतना मतलब मजा आ रहा है ना कि आयुर्वेद का प्रैक्टिस अब इतना, मतलब इतना ऐसा लग रहा है कि ये तो हमारे लिए बहुत इजी काम है। तो ये ना साथ में जब हम लोग करते हैं, संभाषा बुद्धि वर्धनाम श्रेष्ठा, संभाषा रहता है बुद्धि बढ़ाने में श्रेष्ठ रहता है। जब भी संभाषा होती है ना तो सबके दिमाग में नए नए दवाइयां, नए नए विचार आते हैं। यही तो है कि अपने टैलेंट को निकालना, ये संभाषा का हमारा यही प्रयोजन है।
आप लोग बहुत अच्छे हैं। और अपने जब मैं बोल रहा हूँ तो हम सबका टैलेंट निकालना। जी, कविता जी बोल रही है सहस्त्र योगम बुक में के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया तो अच्छा होता है, हम बस नाम सुने, उसमें क्या है इसके बारे में थोड़ा बताइए। अब सहस्त्र योगम जो है अभी मैं कैसे दिखाऊं, सहस्त्र योगम जो पुस्तक है ये मैं कल दिखा दूंगा, मेरे पास उधर रखा है। सहस्त्र योगम साउथ इंडिया में बहुत चलता है, उसमें बहुत सारे कषाय कल्पना, घृत कल्पना, अवलेह कल्पना, ये चलता है और प्रचलित है साउथ इंडिया में। आप लोग नेट पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अगर आपको किसी को चाहिए क्या सहस्त्र योगम बुक, तो मैं आप लोग को गिफ्ट में भेज दूंगा। अपना एड्रेस और पिन कोड दे दीजिए, मैं आप लोग को गिफ्ट में दूंगा, क्योंकि मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं। सहस्त्र योगम बुक मेरी तरफ से गिफ्ट सभी लोग को। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निक पाटिल जी बोल रहे हैं बृहदवाद चिंतामणि पे वीडियो बनाइए, जरूर बनाऊंगा, ऐसे बना है मेरा। डॉक्टर पूजा जी बोल रही हैं कि सीड्स बात के लिए त्रिफला चूर्ण, यष्टि मधु चूर्ण, हल्दी नमक और तुरटी डाले बहुत शूल और स्वेलिंग में आराम होता है, मेरा अनुभव है। ये योग रत्नाकर जी ने भी यही बोला है, योग रत्नाकर में यही चीज बोला है और इससे सच में फायदा होता है। तुरटी मतलब सस्य, तुरटी नहीं, तुरटी मतलब फिटकरी को तुरटी बोलते हैं। और ये जो बोल रही है आप फिटकरी का भी यूज कर सकते हैं, सस्य का भी यूज कर सकते हैं। तुरटी जो ये बोल रही है ये फिटकरी बोल रही है। फिटकरी जो एलम जो रहता है ना, जो पानी को शुद्ध करने के लिए यूज किया जाता है, या पहले के जमाने में नाई के पास जाते थे शेविंग करा के बाल कटा के, वो लोग साइड में तुरटी को ऐसे पानी में घोल के लगाते थे। वो बहुत अच्छा एंटीबायोटिक भी और हीलिंग कैपेसिटी रहती है उसमें। कहीं पर भी ब्लीडिंग हो जाता है ना तो जल्दी जल्दी हील करता है, इसलिए तुरटी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। डॉक्टर नितिन जी बोल रहे हैं कि सर्वात पित्त प्रकृति में भगंदर है, वैसे ही नसें फूल गए हैं, बहुत सूजन है, बस उंगली जा रही है, क्या दें। इसमें एकेटी दे रहे हैं, ठीक है, सूक्ष्म त्रिफला दीजिए, चांगेरियादि घृत का बस्ती दीजिए, चांगेरियादि घृत खाने के लिए दीजिए। फिर उसके बाद में दीपन पाचन अनुलोमन, इस पे कंसंट्रेट करना है, दीपन पाचन अनुलोमन ये करिए, दिनचर्या अच्छा करिए, वॉकिंग को करिए, और तक्रारिष्ट, अभ्यारिष्ट ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करिए। और हीलिंग करना है तो सप्तविंशति गुग्गुल, गंधक रसायन, ये सब का प्रयोग करेंगे तो। और जात्यदि तेल का ये करिए, मतलब जात्यदि तेल से ड्रेसिंग करिए। आप लोगों ने सर्जरी विभाग में देखा होगा कि वो ड्रेसिंग करते हैं, गॉज पीस को डिप करते हैं बिटाडिन में और अंदर ही अंदर वो डालते हैं और फिर वो पूरा निकालते हैं और ड्रेसिंग करते हैं। आप लोग जात्यादि तेल, व्रण रूपक तेल या मुरीवणा तेल से करेंगे ड्रेसिंग, बहुत अच्छा फायदा होगा। और बस्ती दीजिए, मतलब मात्रा बस्ती दीजिए, बहुत बढ़िया काम होता है। मैं जो बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, ये चीजें लोग नहीं डिस्क्लोज करते हैं, इसीलिए आयुर्वेद पीछे रह गया। डॉक्टर मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन जी बोल रहे हैं कि ड्राई में तर्पण के लिए कौन सा घी, महातिक्ता घृत का प्रयोग करिए ना, महात्रिफला घृत। देखिए धन्वंतरी त्यागी जी भी बोल रहे हैं, इन्होंने अपना नाम ही रख दिया धन्वंतरी त्यागी, कितना बढ़िया नाम है, तो इससे कर सकते हैं। नितिन जी बोल रहे हैं धन्वंतरी त्यागी सर, इससे इरिटेशन होगा क्या रेगुलर यूज के लिए, बिल्कुल भी नहीं होता है। कविता जी बोल रही हैं कि सर वात प्रकोप में हेमंत विधि का पालन करने को बोल दिया है, कैसे वात सबसाइड होगा सर, मुझे डाउट है। ऐसा नहीं है, हेमंत ऋतु में हेमंत विधि का, हेमंत ऋतु का जो ऋतुचर्या पालन जब करते हैं तो वो क्या करता है कि वह कफ को ताकत देता है, कफ दोष को ताकत देता है और वात अपने आप सबसाइड होता है। कटु तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य हैं वो वात की वृद्धि करते हैं, मधुर अम्ल लवण रस के द्रव्य जो रहते हैं वो कफ को बैलेंस, कफ को बढ़ाते हैं। तो इसलिए हेमंत विधि का प्रयोग करते हैं। तो हेमंत ऋतुचर्या में ज्यादातर कफ वर्धक आहार विहार का सेवन रहता है, गरिष्ठ भोजन, और क्योंकि अग्नि अच्छा रहता है और व्यायाम रहता है, उद्वर्तन रहता है, तो वो करने से वायु अपने आप सबसाइड हो जाता है, क्योंकि उसमें कफ को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। डॉक्टर धनवंतरी त्यागी जी बोल रहे हैं कि इफ डन अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन देन नो इरिटेशन और अदर एडवर्स इफेक्ट, बहुत बढ़िया बताए। डॉक्टर बंसल जी बोल रहे हैं सर वही चीज बताओ जो मिल जाए, आपके उधर नहीं मिलता है इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे इधर नहीं मिलता है, मेरे इधर सब चीज मिलता है। अब वो आपने उतना मेहनत नहीं किया, वो आपको करना पड़ेगा बंसल जी, यहाँ पर सब चीज मिल जाता है, 100% सारी चीजें मिल जाती हैं। मैं पुणे महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ पर सब चीजें मिल जाती है। आपको नहीं मिल रही है तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपको भेज दूंगा। चिराग त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजू बाला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कृष्णा पहल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जेड आयुर्वेदा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरुण यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिवांशी अग्रहरी जी बोल रहे हैं कि षडधरण चूर्ण यह अनुलोमन करता है, दीपन पाचन करता है, अपान वायु निकलना जरूरी है और अग्नि को प्रदीप्त करता है। षडधरण चूर्ण सुश्रुत संहिता में बताया है, उसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। षडधरण चूर्ण सहस्त्र योग में भी बताया, आयुर्वेद सार संग्रह में भी बताया, उसका प्रयोग करिए। और मेरा एक वीडियो है यूट्यूब में, आप देखिए षडधरण चूर्ण पे मैंने अच्छे से बताया है।
डॉक्टर बालकृष्णा माहूर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विष्णु प्रिया जी बोल रही हैं कि कैन यू प्लीज टेल हाउ कैन वी सैनिटल पाइल मास ग्रोथ में। उसमें मैं एक चिकित्सा बताऊंगा, लेकिन अभी टाइम हो गया है, मैं बताऊंगा आपको। डॉक्टर पूजा कोला जी बोल रही है अलम, अलम को हम लोग फिटकरी बोलते हैं। अजय मौर्य जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल जी पाइलोनोडल चैनल पर चर्चा करते हैं इन वन वीडियो। जी मैं आपकी बात जरूर ध्यान में रखूंगा, मैं जरूर करूंगा। लक्ष्मी जी नमस्ते प्रणाम आपको। अब मैं क्या करता हूँ कि अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ, हमें इंटरेक्टिव सेशन में जाना है। आप लोगों को मेरे से कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो कोई नाराज़ नहीं होगा, मैं खुद कॉल बैक करता हूँ और आप लोग का हालचाल मैं जरूर लूँगा। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्लिनिकल आयुर्वेदिक संभाषा से अगर जुड़ना है तो आप लोग क्या करिए कि गूगल फॉर्म भर दीजिए, और गूगल फॉर्म में आपको डेली पासवर्ड और आईडी दे दिया जाएगा। पासवर्ड आईडी डेली चेंज होता है। कविता जी बोल रहे हैं सर मुझे क्लियर नहीं हुआ, हेमंत शीत ऋतु है और उसमें कफ का काम करना है, इस पर आपको करना है चर्चा। तो आप एक काम करिए कविता जी, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आइए और संभाषा में आइए, क्योंकि 2 मिनट में मैं इतना डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और मैं हम लोग और चर्चा करेंगे, क्योंकि विस्तार से होना चाहिए। शॉर्ट में एक लाइन में बोलूंगा तो आपको नहीं समझ आएगा, उस पर और चर्चा होना चाहिए। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। अब जो क्लिनिकल इंटरेक्टिव सेशन है वहां सुनिए, अगर फेसबुक पे आएंगे तो फेसबुक से सुनिए। आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, वहां पे पासवर्ड और आईडी दिया जाएगा। डेली चेंज होता है, क्योंकि दूसरे लोग आके बहुत उपद्रव करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि ना हो। हम उनसे भी रक्षा कर रहे हैं और फिर बहुत मजा आ रहा है। आप इंटरेक्टिव सेशन में देखिए, बहुत मजा आता है। तो अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को, कोटि कोटि नमस्ते।